गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा महात्मा गांधी का बायोग्राफी, महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाएं, जन्म, मृत्यु, इसके अलावा उनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखा गया, फिर उनके द्वारा पत्रिकाएं, फिर वह दक्षिण अफ्रीका में गए, दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए। तो एक बोअर युद्ध हुआ था, उस बोअर युद्ध में दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में मीडिएटर के रूप में काम किए, मतलब एम्बुलेंस के रूप में। तो उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दिया गया। 8 उनको उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को। पहला केसरी हिंद की उपाधि और अंतिम जो दिया गया था वन मैन बाउंड्री की उपाधि दी गई थी। सेकंड फेज में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी की आंदोलन, महात्मा गांधी की आंदोलन की क्या विशेषताएं रही है। फिर इसके बाद देखेंगे भारत में महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन में पार्टिसिपेशन किए। और महात्मा गांधी का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे सिविल सर्विसेज का ही क्यों नहीं आप पेपर दीजिए, चाहे वह प्री हो या मेंस हो, क्वेश्चन महात्मा गांधी से जरूर पूछा जाता है। और महात्मा गांधी की पर्सनालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है नेशनल मूवमेंट में। आप 1915 के बाद महात्मा गांधी की भूमिका देखेंगे इंडिया में। पहला उनका आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह रहा है। चंपारण सत्याग्रह उनका सफल आंदोलन माना गया। फिर दूसरा आंदोलन रहा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार उपवास आंदोलन अपनाए थे। फिर खेड़ा आंदोलन रहा। खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने कर नहीं देने का आंदोलन चलाए थे। तो इन जितनी भी आंदोलनों के विषय में हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार जन आंदोलन 1920 में शुरू किए, दूसरा जन आंदोलन 1930 में शुरू किए और तीसरा जन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किए थे। तो भारत में 3 जन आंदोलन है और वह 3 जन आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिएगा 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से यूपीएससी प्री में। इस बार क्वेश्चन पूछा गया 2025 में 1930 के सविनय आंदोलन से। फिर क्वेश्चन पूछा गया है असहयोग आंदोलन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, चाहे वह प्री हो या मेंस हो, हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वह आंदोलन के तरीके क्या है, तो सबसे पहले तो देखते हैं महात्मा गांधी की आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं। जब विशेषताएं समझेंगे तब उसके बाद आंदोलन, पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के विषय में देखेंगे। महात्मा गांधी की आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं के आंदोलन महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन किए हैं तो उसमें सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। सत्य एवं अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। दूसरा पॉइंट, आंदोलन की इन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे। आंदोलन के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग
किया था। महात्मा गांधी भारत में प्रथम जन आंदोलन प्रारंभ किए थे। गांधी भारत में सर्वप्रथम जन आंदोलन प्रारंभ किए थे। जन आंदोलन उस आंदोलन को कहा जाता है जिस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग और सभी क्षेत्र के लोग पार्टिसिपेट करें। जन आंदोलन उस आंदोलन को कहा जाता है जिस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग भाग ले और सभी क्षेत्रों के लोग भाग ले, जिसे जन आंदोलन कहा गया है, पीपुल मूवमेंट। और यह जन आंदोलन भारत में 3 जन आंदोलन है। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन ही है जन आंदोलन। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, किसान, मजदूर, वकील, पढ़े लिखे लोग, जमींदार, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या थे? ब्रिटिश सरकार से शोषित थे। और शोषित के कारण ही क्या था कि सभी लोग चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो। इसीलिए महात्मा गांधी से पहले भारत में जन आंदोलन हुआ ही नहीं था। जन आंदोलन पहली बार 1920 में हुआ, पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया था, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नवयुवक हो, सभी लोगों ने भाग लिया था। इसलिए भारत में पहला जन आंदोलन है 1920 का असहयोग आंदोलन। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन है। संघर्ष विराम संघर्ष। संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति अपनाए थे। तो आप याद रखिएगा, संघर्ष विराम संघर्ष, जन आंदोलन, सत्याग्रह, सत्य व अहिंसा पर। इसके अलावा संघर्ष विराम संघर्ष का मतलब क्या हो गया कि कोई भी आंदोलन लगातार नहीं चल सकता है। किसी भी आंदोलन को आप लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं चला सकते हैं। वो आंदोलन का एक फेज होता है, उसी में आपको आंदोलन चलाना पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी ने 1920 में जब असहयोग आंदोलन चलाए तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, जिसके कारण आंदोलन को रोकना पड़ा। तो यह संघर्ष था। फिर बीच का जो पीरियड हुआ वह विराम हो गया। फिर 1930 में उन्होंने क्या किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। फिर वो आंदोलन को रोक दिया गया। तब वो दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। फिर वहां से लौट के आते हैं। फिर महात्मा गांधी जी जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो यह आंदोलन क्या है? यह लगातार नहीं चल रहा है। इसीलिए इन्होंने कहे संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पर काम किया जाएगा। जैसे फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए इंपॉर्टेंट रहा आंदोलन क्योंकि अब महात्मा गांधी को लग रहा था कि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझा हुआ है। यदि हम लोग सभी लोग मिल करके ब्रिटेन के अगेंस्ट में क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिए थे। और उनको लग रहा था कि अंतिम कोशिश है हम लोग को, और इसी अंतिम कोशिश के कारण 7 वर्ष में या 5 वर्ष में 1942 में जब होगा आंदोलन तो 5 वर्षों के बाद ब्रिटेन भारत को छोड़ करके वापस चला जाएगा। तो इसी को कहा गया संघर्ष विराम संघर्ष।
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कभी भी आप स्टडी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट है स्टडी करते हैं, तो लगातार स्टडी नहीं कर सकते हैं। वो अपने जीवन से भी जोड़ करके देखेंगे तो ये घटना सत्य साबित होगा। आप कभी भी पढ़ेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा लगातार, 3 घंटा 4 घंटा, एक सीमा है पढ़ने का, जहां तक आपके माइंड में वो बातें आ रहा है। उसके बाद क्या है, फिर आप ब्रेक लेते हैं, कुछ समय रेस्ट करते हैं, फिर माइंड को आप देते हैं क्या है, शांति। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर यह आप अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो ये क्या है, पहले आपने अध्ययन शुरू किया, फिर अध्ययन को बीच में ब्रेक किए, फिर इसके बाद अध्ययन शुरू किया आपने। तो ये क्या, वही रणनीति है संघर्ष विराम संघर्ष का। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कोई भी स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पर ले जाकर के आंदोलन करते थे। महात्मा गांधी आम जन की समस्या, आम जन की समस्या या स्थानीय मुद्दे को उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते थे। और आंदोलन करते थे। आंदोलन करते थे। जैसे जब आप पढ़ेंगे 1920 में महात्मा गांधी जब आंदोलन शुरू करते हैं, कौन सा आंदोलन, देखिए जैसे चंपारण सत्याग्रह से ही समझते हैं हम लोग। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह होगा तो चंपारण की मूल समस्या क्या था, नील के किसानों की समस्या थी, जो नील की खेती करते थे और नील की खेती करते थे, और वहां ब्रिटिश सरकार ने 3 काठिया पद्धति को लागू किया था। तो ये क्या था, एक चैलेंजेस था, और उस 3 काठिया पद्धति को समाप्त करना गांधी जी ने अपना एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। फिर उन्होंने आंदोलन किए और उस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 काठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। तो ये क्या है, नील की खेती क्या है, वो कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए था। इसी प्रकार जब अहमदाबाद में करेंगे तो अहमदाबाद में क्या, मजदूरों क्या था समस्या, क्योंकि प्लेग बोनस देने से ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था, और उस समय महंगाई, इन्फ्लेशन काफी हाई था, जिसके कारण क्या है कि महात्मा गांधी मजदूरों का समर्थन करते हुए आंदोलन करेंगे। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में क्या होगा, खेड़ा क्या था, खेड़ा आपको सूरत जिला में पड़ता है, तो वहां पर कपास के किसानों की समस्या था। उस समस्या को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे और उसे आंदोलन करेंगे। फिर भारत में पहली बार देखिएगा जब रॉलेट एक्ट आएगा तो उसके विरोध में आंदोलन शुरू करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में आंदोलन करने का एक निर्णय लेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको क्या करती है, जब वो पंजाब जाते हैं तो पंजाब जाने से रोक दिया जाता है और उनको गिरफ्तार करके बंबई भेज दिया जाता है। तब महात्मा गांधी 1920 में हिंदू मुस्लिम एकता को आधार बना करके, खिलाफत को आधार बना करके भारत में पहला जन आंदोलन शुरू करेंगे। तो जितने भी मुद्दे हैं ये स्थानीय मुद्दे हैं, और इसी मुद्दे को नेशनल लेवल पर ले जाकर के आंदोलन किया जा रहा है। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह। नमक क्या है, आम जन द्वारा यूज किया जाने वाला वस्तु है, और नमक का उन्होंने आधार बनाएंगे, और उसी आधार के आधार पर वह सविनय के आंदोलन शुरू कर देंगे। तो मैं क्या बोला कि स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर जो भी मुद्दा होता था उस मुद्दा को वो उठाते थे और उसको नेशनल लेवल पर ले जाकर के उसका समाधान करते थे। तो यह आंदोलन की क्या थी, महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। नेक्स्ट, लघु एवं कुटीर उद्योग को महत्व दिए थे। लघु एवं कुटीर उद्योग को महत्व दिए थे।
तो यह आपका 6 पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक दो पॉइंट जो मैं इसका भी डिटेल और लिखते हैं। अब यहाँ महात्मा गांधी का जो 7वां पॉइंट है जो आंदोलन करने के, वह आपको व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बढ़ावा दिए। मतलब आपको शिक्षा का इस प्रकार विकास होना चाहिए, शिक्षा का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए जिससे रोजगार परक शिक्षा हो, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। तो उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जिससे आम जनता को रोजगार मिल सके। महात्मा गांधी ने गांव के विकास के लिए ग्रामीण पंचायत की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किया था। और यह पंचायती व्यवस्था की अवधारणा को आप याद रखिएगा। पॉलिटी राज्य के नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 40 में जो रखा गया ग्राम पंचायत का गठन, यह महात्मा गांधी की ही अवधारणा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का यदि विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। इसीलिए उन्होंने ग्राम पंचायत की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है और भारत में राज्य के नीति निषेध तत्व के संविधान में रखा गया अनुच्छेद 40 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। भारत से छुआछूत को समाप्त करने के लिए
आंदोलन चलाए थे। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए थे। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिए, ग्रामीण विकास की उन्होंने पंचायती व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिए थे, एकता को बढ़ावा दिया। तो ये देखिएगा कि ये सभी पॉइंट है महात्मा गांधी की आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसके अलावा उन्होंने चरखा को बढ़ावा दिए, बढ़ावा दिए थे। तो यह है महात्मा गांधी की आंदोलन की विशेषताएं। और ये सभी आंदोलन जो उनका है जन आंदोलन, सभी आंदोलन में आप इसे दिखा सकते हैं पॉइंट के रूप में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन में एक चीज और इसमें ऐड कर देना है क्या कि कौन कौन सा कार्य उनका रचनात्मक कार्यक्रम था और कौन कौन सा उनका बहिष्कार कार्यक्रम था, लेकिन और सभी पॉइंट समान रहेगा। इसी प्रकार का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में यही पॉइंट चलेगा, लेकिन उसमें विशेषताएं क्या आ जाएगी, वह नमक को आधार बनाया गया था। तो ये क्या है महात्मा गांधी की आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। और मैंने बोला क्या कि जनवरी 22 वर्षों के बाद 1893 में गए वह दक्षिण अफ्रीका, और 9 जनवरी 1915 को फाइनली वह आएंगे भारत। और भारत आने के बाद 2 वर्षों तक भारत के राजनीति में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। और 1915 में जब आएंगे तो इसी आने के क्रम में देखिएगा कि आपको भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो एक कमेटी बनाए थे, लक्ष्मीबल सिंघवी समिति 2002 में, और ये लक्ष्मीबल सिंघवी समिति के रिकमेंड के आधार पर ही 2003 में 9 जनवरी को शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस। और ये 2015 तक प्रतिवर्ष शुरू किया गया, लेकिन 2015 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रति 2 वर्ष पर इसका सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। अभी जो जनवरी 2025 में इसका सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, जबकि इससे पहले 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो किया गया था, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो किया गया था वो आपको है इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। और इंदौर मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है ना, जो इससे जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी की विशेषताएं हम लोग देखें, और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप कंसेप्चुअल पॉइंट बना करके समझेंगे, क्या कि मैंने टोटल चीज समझाते चला गया हूं कि संघर्ष विराम संघर्ष क्या है। फिर इन्होंने स्थानीय मुद्दे को उठा करके राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, जितने भी आंदोलन किए थे सभी आंदोलन की विशेषताएं हैं, और इसी विशेषता के आधार पर आप इसको अलग से कोई भी क्वेश्चन आता मेंस में तो आप इसे लिख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।